नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निकिता। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों का जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। सबसे पहली बड़ी खबर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव का रण है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान संभाली है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी वर्कर्स और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही साथ संपर्क संवाद से ही तय होगा बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को बनाया है विकास का प्रतीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और साथ ही साथ विकास और सनातन के प्रतीक राम को मानते हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जो उनका बाबर का प्रतीक उनको मान रही है, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को विकास करने से रोका है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में की। ताजा जानकारी के लिए अयोध्या से मेरे सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनिल, सीधे आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या में, तो अब सीधा रुख करेंगे अयोध्या से मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा का, अयोध्या में मौजूद हैं। अनिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, पार्टी वर्कर से उन्होंने बातचीत करी, कैसा माहौल रहा? क्योंकि इस बार जिस तरीके से चुनाव होने हैं, रण पूरी तैयार करी जा रही है और साथ ही साथ सभी को जो जीत है उसका मंत्र भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपडेट करिए। देखिए, आज जिस तरह से प्रोग्रेस था उसको देख से यही चीज याद आता है कि जिस एक रणभूमि के लिए पहले सिपाहियों को तैयार किया जाता है कि किस तरह से कदम कदमों से आगे बढ़ना है और विजयश्री हासिल करना है। बिल्कुल वही तस्वीरें आज रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उस जगह पे थी जहाँ पर सूबे के मुखिया पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो पदाधिकारी थे उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद एक बैठक में उन्होंने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको मूल मंत्र दिया किस तरह से आपको यहाँ पर जनता के बीच में जाना है, क्योंकि तमाम सारे कार्य हमने आखिरी तबके के लोगों तक के लिए किया गया। तो ऐसे में जो हमने कार्य किए हैं वो उन तक पहुँचाना है। एक हमारी जो उपलब्धियां उनको गिनाने की किस तरह से हमने कम समय में अपने इस मिल्कीपुर क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट किया है, उत्तर प्रदेश का कैसे डेवलपमेंट किया है, देश का कैसे डेवलपमेंट किया है, ये तभी संभव है जब आप उन तक पहुंचेंगे और अपनी बातों को, क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो भी लगातार जनता के बीच में, तो ऐसी में जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बयां कर रही है कि जो यहाँ का समीकरण चुनाव था जहाँ की पार्टी की टक्कर से होने वाला है। इसी को देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने खुद कमान संभाली है, साथ साथ मंत्रियों को लगाया हुआ है कि किसी भी हद तक यहाँ का जो चुनाव परिणाम है वो बीजेपी के हक में आना चाहिए। शायद ये मंत्र आज प्रदेश के मुखिया ने कार्यकर्ता को दिया। अनिल, आप लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से, आप अयोध्या को भली भांति समझते हैं। इस बार क्या लगता है उपचुनाव के मद्देनजर अयोध्या क्या कह रही है? देखिए, अभी तक जो प्रदेश में बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। इसकी वजह खास ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी में एक अजीब सी पटक देखी जा रही है, पीछातानी देखी जा रही है। सबका यही कहना है कि पार्टी का तमाम और भी पदाधिकारी हैं जिन पर पार्टी विश्वास जता सकती थी, जिनको टिकट दे सकती थी, लेकिन ऐसे में अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देना परिवारवाद की जिस जो पराकाष्ठा है, परिवारवाद का जो आरोप अक्सर लगता रहता है समाजवादी पार्टी के, वो सही है। शायद यही वजह है जब पार्टी के भी कार्यकर्ता काफी नाराज है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक नेता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में चले गए। ये तस्वीरें हैं अभी से समाजवादी पार्टी में देखी जाती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अपने प्रदेश के मुखिया को अपने खरीद पाकर बिल्कुल उत्साह से लबरेज है। कई मंत्रियों को लगा गया वो लगातार उनमें चेतना भरने का काम कर रहे हैं, उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात की तो पूरे जोश से जुनून के साथ वो मैदान में है और आज एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया का आकर उनके अंदर एक नया जो ऊर्जा का संचार करना है, इस बात का ऐसा इशारा करता है कि बीजेपी
बिल्कुल मजबूत कदमों से आगे बढ़ती नजर आ रही है जी। बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। तो अगली बड़ी खबर की ओर, संभल से, जहां पर संसद की अगर बात की जाए तो संभल से जिस तरीके से सांसद जियाउल रहमान वर्ग की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, मकान के अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी हुआ है और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से ये तीसरा नोटिस जारी किया है उन्हें बगैर नक्शा मकान बनाने का जवाब देने के लिए वक्त, और साथ ही साथ डीएम ने 16 जनवरी तक जवाब देने के लिए दिया समय और जवाब नहीं देने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। साथ ही एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई जिसमें जियाउल रहमान वर्ग पर लगा सकते हैं जुर्माना, और साथ ही साथ पहले 4 जनवरी तक जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। तो संभल से ये बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिरोज जुड़ चुके हैं संभल से। फिरोज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, बर्क साहब की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, तीसरी बार नोटिस जारी हुआ है, क्या कुछ और अपडेट है? दीपिका जी, जिस तरीके से जो सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हिंसा भड़कती है, हिंसा के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज होता है, फिर पिछली चेकिंग का मुकदमा दर्ज होता है, चोरी का। उसके बाद जिस तरीके से निर्माणाधीन जो मकान है उनका, उसको लेकर भी 3 नोटिस उनके पास चले गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब जिला प्रशासन को नहीं दिया गया है। अब ये प्रशासन ने जो नोटिस है, अब देखते हैं जिला प्रशासन इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई लाता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो इस समय फिलहाल सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बिजली का जो मुकदमा है चोरी का, वो भी उनके ऊपर है और 1,91,00,000 रुपए का इन पर जुर्माना भी लगा है। अब देखते हैं जिस तरीके से इनका जो मकान है, जो संभल के दीपा सराय स्थित है और निर्माणाधीन मकान है, उसको लेकर भी लगातार प्रशासन ने उनसे जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं पाया गया है। लेकिन अब देखते हैं जिला प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई आगे अमल में लाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं बर्क साहब पर, लाजमी है इनकी मुश्किलें बढ़ना। फिरोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे सूबे की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आशीष पटेल के बयानों पर पल्लवी पटेल अब एक्टिव हो गई हैं। पल्लवी पटेल अब बोल रही हैं कि किसी भी सरकार के लिए जो एसटीएफ है विशेष अंग होता है और साथ ही साथ अपराधियों को एसटीएफ का नाम सुनकर डर लगता है। पल्लवी पटेल ने ऐसा बोला है। पल्लवी पटेल ने शिक्षा विभाग घोटाले का जिक्र किया है, जहां पर घोटाले के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। पल्लवी पटेल के द्वारा ये बातें कही गई और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल पर तंज कसा और पल्लवी पटेल जिस तरीके से कह रही है कि चाबी भरी जा रही है, ऐसे में इस तमाम खबरों के लिए हमारे साथ मेरे लखनऊ से सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, पल्लवी पटेल लगातार आशीष पटेल के बयानों पर बातचीत कर रही हैं, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, पल्लवी पटेल की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं। इससे पहले सदन में भी उन्होंने प्राविधिक शिक्षा में नियमों को ताक पर किए गए प्रमोशन और कॉलेजों को दी गई मान्यता को लेकर विधानसभा में भी सवाल खड़े किए थे। वो धरने पर बैठ गई थी और अब लगातार वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर कैसे आशीष पटेल जो सरकार में मंत्री हैं, वो योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार अपने फायदे के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है, जो गोपनीय रिपोर्ट है, उसको भी सामने लाना चाहिए, जिसमें आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगे थे। कैसे आशीष पटेल ने नियमावली जो है 2001 की, जिसमें डायरेक्ट भर्ती होनी थी, जब किसी भी इस तरह से अगर विभाग में किसी को भी एचओडी बनाया जाना था, यानी विभाग अध्यक्ष बनाया जाना था, तो उसे लोक सेवा आयोग के जो पूरी तरह नियमों को या 99% उसकी अर्हता को पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो
बीटेक और एमटेक के जो पास आउट्स हैं उनको अगर भर्ती किया जाना था तो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस यानी अनुभव होना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके पदोन्नति प्राविधिक शिक्षा विभाग में की गई और साथ ही साथ बी कैटेगरी के जो कॉलेजेस थे उनकी मान्यता को लेकर आशीष पटेल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर उन्हें सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और अभी भी इस तरह से खुलकर वो सामने नहीं आ रहे हैं, तमाम तरीके की राजनीतिक बातें कर रहे हैं लेकिन अपने लगे हुए भ्रष्टाचारों को लेकर कुछ नहीं कह रहे। अभिषेक, जिस तरीके से विधानसभा जब सत्र चल रहा था वहां पर भी हमने लगातार देखा था किस तरीके से पल्लवी पटेल धरना देती नजर आई थी। देर शाम तक उन्होंने धरना दिया था, यानी कि अपने स्टैंड पर पल्लवी पटेल आज भी टिकी हुई हैं। निकिता, देखिए समझना पड़ेगा, ये जो लड़ाई है ये आशीष पटेल के भ्रष्टाचार की तो लड़ाई है ही, साथ ही साथ पल्लवी पटेल की अपने हक और हुकूक की भी लड़ाई है। उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जिस तरह पार्टी पर उन्होंने एक छत्र राज कर लिया और उसके बाद से ही पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल लगातार इस लड़ाई को लड़ती आ रही हैं। लेकिन अब उनके हाथ पुख्ता सबूत मिले हैं अपने जीजा यानी अनुप्रिया पटेल के पति और सरकार में मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ, तो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, साक्ष्यों के साथ आरोप लगाए हैं, विधानसभा पर सवाल, विधानसभा के सत्र के दौरान सवाल उठाए थे, इसको लेकर आशीष पटेल लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। और अभिषेक, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि फिलहाल आशीष पटेल इस वक्त लखनऊ में नहीं लेकिन दिल्ली में उनकी मौजूदगी हो चुकी है। बिल्कुल, हमने देखा था बीते दिनों अनुप्रिया पटेल लखनऊ खास तौर पर पहुंची थी। बहाना जरूर रहा हो पार्टी की 2027 की रणनीतियों को तय करने का, लेकिन कहीं ना कहीं इसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहना बेहतर होगा। अनुप्रिया पटेल पहुंची, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां उन्होंने अपनी बात तो कही लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। जब आशीष पटेल से पूछा गया कि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, लोकायुक्त में अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं और पार्टी चलाते हैं उनकी तरफ से बाकायदा लोकायुक्त में शिकायत हुई, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है, उसको लेकर आप कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि असल में माजरा क्या है। प्राविधिक शिक्षा को लेकर ये सवाल पहली बार नहीं उठे। आशीष पटेल जब से मंत्री बने हैं तब से उनके विभाग को लेकर इस तरह के सवाल उठे हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल की छवि हमेशा से ही साफ रही है, उनको लेकर इस तरह की बातें कभी नहीं हुई, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रही हो या फिर अपने राजनीतिक पूरे करियर के दौरान उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार या इस तरह की बातें कभी नहीं आई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आशीष पटेल के मंत्री बनने के बाद से ही ये तमाम तरीके के आरोप उन पर लगते नजर आए हैं। और अब देखना होगा कि आशीष पटेल जो खुलकर सामने मुखरता से नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिलकर ये बात कहने की कोशिश की थी, अब वो दिल्ली दरबार पहुंचे हैं, क्या कुछ होता है आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, जो आरोप उन पर लगे हैं वो खासे संगीन हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने हम तक अहम जानकारी पहुंचाई। तो अब सीधा रुख करेंगे हमीरपुर का, जहां पर अतुल सुभाष जैसा मामला सामने आया है और साथ ही साथ सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर किया गया वायरल, जहां पर घरेलू हिंसा से तंग आकर सुसाइड किया और साथ ही साथ युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। मृतक ने पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ अतुल सुभाष का और साथ ही साथ सुसाइड का भी मामला सामने आया है। वीडियो इनफैक्ट पहले बनाया गया और उसके बाद सुसाइड किया गया, यानी कि विक्टिम चाहता था कि पूरी उनकी जो बात है वो सीधे जनता तक जरूर पहुंचे। और इन सभी पर मैंने अगर तन मन धन से सेवा की हो तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए और मेरे बेटी और मेरे बच्चे मेरे घर पहुंचा दिए जाएं, मेरी औरत और मेरी सास को जेल भेज दी जाए। महोदय, मेरे लिए। तो इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ वीर जुड़ गए हैं। वीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी मामला कहां तक पहुंचा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर? आपको बता दें, ये पूरा
भरतपुर थाना क्षेत्र के केड़ा गांव का है, जहां पर है कि उसकी मौत के पीछे उसकी पत्नी और उसकी सास है। और उसकी मौत के बाद दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की उसने वीडियो में मांग की है। और उस वीडियो को वायरल करने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। वहीं पूरे ही मामले में पुलिस गहनता से मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों के द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीर। तो अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो अलीगढ़ से आ रही है टीवी स्क्रीन पर आप सभी के, जहां पर मानसिक तनाव ने कंडक्टर की जान ले ली है। यानी कि जिस तरीके से आर्थिक शोषण का मामला, मानसिक तनाव से तंग आकर यहाँ पर सुसाइड किया है कंडक्टर ने, और जो भी परिजन हैं उन्होंने विभागीय जो अधिकारी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों ने लगातार पैसे की मांग की थी, जिसको लेकर के अधिकारियों ने जिस तरह से 6 लाख रुपए देने का आरोप लगाया और आखिरकार जब वो नहीं दे सके तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जिस तरीके से यहाँ पर उनके परिजनों में गुस्सा है और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि क्या परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर पर प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये जो मामला सामने आया है, किस तरीके से स्ट्रेस में आकर के कंडक्टर ने सुसाइड कर लिया है, परिवहन निगम पर एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। अपडेट करिए। देखिए, बिल्कुल निकिता, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है तकरीबन 20 दिन पहले का है और ये आरोप था उस कंडक्टर पे कि उसने शराब पीकर पूरी यात्रा नहीं की थी। इसको लेकर उसको वहां से एआरएम जो हाथरस उन्होंने हटा दिया था। लेकिन पूरे मामले को लेकर आरएम जो है यहाँ के वर्मा, उनका कहना है कि जो आरोपी था जिसने मृतक ने सुसाइड किया है, इसका जो आरोप था वो निराधार था। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगाया, परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि जब इसकी नौकरी लगी थी तो जॉब के लिए परिवहन निगम के जो अधिकारी, उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो कि मृतक ने अपने जमीन बेचकर पैसे दिए थे। लेकिन बावजूद उसके उसको पोस्टिंग नहीं मिली और जब पोस्टिंग मिली तो उसको जो लेटर था वो हाथरस में पोस्टिंग दी गई। लेकिन हाथरस में भी उसको ये आरोप लगाकर कि वो शराब पीता है, नशे ड्यूटी के दौरान शराब पी कर रहता है, इसको लेकर उसे वहां से हटा दिया गया था। लेकिन जैसा कि अभी हमने आरएम जो है उनसे बातचीत की थी, उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी घटना जो है वो एआरएम जो है पूरी संदिग्ध नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंडक्टर हटा गया, कंडक्टर लगातार जो पहुंच रहा था, उसको कोई जॉब नहीं मिली थी, उसको कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी, इसको लेकर उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि एक आदमी व्यक्ति पूरे जमीन बेचकर अपने पैसे देता है और वो भी उसको व्यक्ति को, उसके फादर थे, उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद उनकी जो जगह पर उसको नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद उससे पैसे की डिमांड की गई। परिवार का आरोप है कि तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए उन्होंने दिए भी, लेकिन बावजूद इसके उसको पोस्टिंग नहीं मिली और आज फिर से उसे डिमांड की गई थी। आज तकरीबन 10 से 12 दिन बाद उसे डिमांड की गई थी, 60 से 70 हजार रुपए मांगे गए थे, जो कि वो अरेंज नहीं कर पा रहा था, इसके चलते उसने ये कदम उठाया है। जी, ये भी जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि क्या ये भ्रष्टाचार का जो खेल है परिवहन डिपार्टमेंट में, क्या ये वाकई चल रहा है? आपने वहां पर लोगों से बातचीत की, क्या कुछ निकल कर आया सामने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो आरएम उनका कहना है कि जो मृतक था वो शराबी था और शराब का आदी था, इसके चलते उसके परिवार में कलह रहती थी, उसी की वजह से उन्हें आत्महत्या की। लेकिन परिवारिक जनों का आरोप है कि क्योंकि मृतक के अभी 1 साल पहले बच्चा हुआ था और मृतक काफी युवा था, जो उसके साथी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं उसके साथ जो काम करते हैं, चालक है, परिचालक है, उनका ये भी कहना है कि जो परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे उसको पोस्टिंग देने के लिए, उसने तंग आकर मजबूरी बस ये कदम उठाया है। फिलहाल सच्चाई क्या है, ये जांच होगी, जांच के बाद में सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से मृतक के परिजनों उसके साथी जो आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी एक बू आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े अधिकारी पोस्टिंग के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर पैसे की डिमांड करते हैं और जो मृतक पैसे नहीं दे पाता तो वो मजबूरी बस अपनी आत्महत्या करता है।
तो ये बड़ा मामला है, इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद में जी। जो भी सच आएगा वो सामने उसके बाद रहेगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं मृतक के परिजनों बिल्कुल, द्वारा, ये कहीं बड़ा ना कहीं मामला है और इसकी जांच जरूर की जाएगी। जिस तरीके से आपने ये जानकारी हम तक साझा की है, तो अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। कुंभ नगरी प्रयागराज की ओर अब हम ले चलते हैं, जहां पर लगातार कुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और इसी बीच जिस तरीके से महाकुंभ को ग्लोबल बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, दुनिया भर से देशों को जो निमंत्रण है वो दिया जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर में निमंत्रण परिवहन विभाग की ओर से पंडाल बनाया जा रहा है। महाकुंभ थीम पर केंद्रित होगा पूरा पवेलियन, जिस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने तैयारियों को लेकर के जायजा लिया और साथ ही साथ डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और पुलिस विभाग ने अन्य अधिकारियों के साथ वहां पर मौजूदगी की और पूरे काम का जायजा लिया। और क्या कुछ है इस खबर पर हम जानेंगे। अमित श्रीवास्तव का सीधा रुख करेंगे, प्रयागराज से जुड़ गए हमारे साथ। अमित, क्या कह रही है इस वक्त कुंभ नगरी प्रयागराज? जी बिल्कुल, कुंभ नगरी जो है पूरा भक्ति रस में इसमें अब डूबती चली जा रही है। जैसे जैसे तारीखें अब नजदीक आ गए हैं, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो जाएगी और सभी साधु संत जो है वो अब पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पे जो भक्ति का जो रस है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात की जाए थ्रेट को लेकर, लगातार जैसे आतंकी जो पन्नू था वो, उसके अलावा और भी कई आतंकी संगठन जो है लगातार कुंभ को टारगेट करके वो धमकी दे रहे थे और लगातार उनकी धमकियों के चलते जो है प्रयागराज कुंभ मेले में जो सुरक्षा व्यवस्था वो बढ़ाई दी जा रही है और दिन प्रतिदिन जो यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ती ही चली जाए। एटीएस की बकायदा यहाँ पे टुकड़ी लग गई है, एनएसजी कमांडो तैनात कर दिए गए, तमाम सुरक्षा जो एजेंसी है वो यहाँ पे। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो प्रशांत कुमार है वो आज प्रयागराज दौरे पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके यहाँ पे निरीक्षण किया है सबकी और हर एक पॉइंट की जाके वहाँ पे देखा है कि सुरक्षा में किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कहीं कोई चूक तो नहीं है। अधिकारियों को बकायदा उन्होंने सलाह भी दी है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए। इसीलिए डीजीपी आज खुद वीवीआईपी घाट समेत तमाम जो पुलिस लाइन, कंट्रोल रूम समेत जितने भी यहाँ पे जो पुलिस के जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से 24 घंटे जो महाकुंभ 2025 की निगरानी हो रही है, उन सभी जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही और अधिकारी जो है एसएसपी कुंभ समेत जितने भी प्रयागराज के जो एडीजी हैं और कमिश्नर है, आईजी है समेत तमाम जितने भी अधिकारी हैं सब उनके साथ में थे। सबको उन्होंने समझाया है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अघोरी के भेष में आतंकी आ सकते हैं या किसी और भेष में भी वो आके यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करने की आशंका, क्योंकि जिस तरह से इनपुट्स आ रहे हैं तो उसी को लेकर लगातार जो यहाँ पे है निगरानी और चीजें यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। और डीजीपी का दौरा इसीलिए आज का बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कई कुंभ यहाँ पे देखे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए उनका दौरा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सलाह भी दी कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता किया जाए जिससे कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इसीलिए डीजीपी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण आज का है। जी निकिता। बिल्कुल, प्रयागराज की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत ही बड़ा अहम सवाल है जिसको लेकर के सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।